इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी भी लिविंग बीइंग के लिए ऑक्सीजन, यानी कि जैसे हम किसी भी लिविंग बीइंग की इमेजिनेशन नहीं कर सकते ऑक्सीजन के बिना, इसी तरह से इंडियन पॉलिटी के बिना यूपीएससी पास करना हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए अहद अकेडमी और मैं एच.एम. शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस और आपका यूपीएससी मेंटर आपके लिए इंडियन पॉलिटी की सीरीज लेके आ रहा है अहद अकेडमी पे, क्योंकि हमारा अहद है आपको एस्पिरेंट से अफसर बनाना। तो हमारी जो स्ट्रैटेजीज रहने वाली है स्टडीज की कि नो नॉनसेंस ओनली कंटेंट यहाँ पे हम फोकस करेंगे जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है और इधर उधर की कोई बात नहीं। सेकेंड चीज, कंसेप्ट को हम डीप अंडरस्टैंडिंग करके समझेंगे, ओनली फैक्चुअल बेसिस पे रिमाइंड करके या आपको दो चार चीजें बता के आगे बढ़ना दिस इज नॉट दिए। हम चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे ताकि यूपीएससी अगर आपसे कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे तो यू नो द कंसेप्ट सो यू कुड इजीली आंसर दैट। और थर्ड जो हमारी स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेक क्वेश्चंस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट, की जब भी कोई डीपली कंसेप्ट हम समझेंगे तो उसके ऊपर यूपीएससी के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हम सारे क्वेश्चन साथ साथ में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जो इंडियन पॉलिटी की स्टडी है वो शुरू कहाँ से होती है। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटी की स्टडी शुरू होती है जब जो इंग्लिश रूल है, जो अंग्रेज है वो भारत में आए और उन्होंने हम पे रूल करना स्टार्ट किया। तभी से जो मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन है इंडियन पॉलिटी का, ये यूं कहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का या कानून का वो शुरू हुआ। अब यूं नहीं था कि उससे पहले इंडिया में डॉक्यूमेंट नहीं थे या कानून नहीं थे, वो थे, लेकिन जिसको हम मॉडर्न बोलते हैं वो नहीं थे। सो जो ये अंग्रेज लेके आए और ब्रिटिश रूल से इसकी शुरुआत हुई। अब ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत पे कब्जा किया था, ये एक कंपनी थी ना कि कोई देश था। कंपनी है माने जैसे कोई जियो है या कुछ और कंपनी है। तो अब जब एक कंपनी किसी देश पे कब्जा कर रही है तो इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, सेकंड चीज ये हो सकती है कि जो देश है वो बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन इंडिया के सिनेरियो में यहाँ पे दोनों कंडीशंस पॉसिबल प्रेजेंट थी कि जो इंडिया था वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और जो कंपनी थी वो पावरफुल थी। पावरफुल ऐसे थी कि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, उनके पास बंदूकें थी, उनके पास इजीली मूवेबल जो तोप थी वो थी। और हमारी जो इंडियन आर्मी थी उस टाइम पे, इंडियन आर्मी नहीं थी एक्चुअली, जो भी राजाज थे उनकी आर्मीज थी वो तलवारों से लड़ते थे। सो दे बिकम वीक एंड द कंपनी कुड कैप्चर द इंडिया। सो उसके बाद से शुरू हुआ। अब ये जो रूल था इसको भी हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला तो जो कंपनी का डायरेक्टरी रूल था 1957 तक, सॉरी 1857 तक। उसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक जो कि क्राउन का रूल था, यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी या जो क्वीन थी और पार्लियामेंट थी उन्होंने इंडिया पे रूल किया। तो आज से हम शुरू करेंगे। पहला जो लेक्चर है ये होगा कंपनी रूल के ऊपर कि जो कंपनी थी उन्होंने जो इंडिया पे रूल किया। तो उसमें पहला एक्ट आया। ओके, कंपनी रूल कर रही थी लेकिन कानून अभी इंडिया इंग्लैंड की पार्लियामेंट ही बना रही थी, लेकिन रूल कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी। इंग्लैंड की पार्लियामेंट डायरेक्टली रूल नहीं कर रही थी। तो पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये जो एक्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहली बात इसको इंपॉर्टेंट बनाती है कि पहला एक्ट आया जिसमें कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने की बात की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया। इससे पहले उन पे कोई भी रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं था। कंपनी वाज इंडिपेंडेंट एंड फ्रीली ऑपरेटिंग। सेकेंड चीज इसमें ये हुई कि उन्होंने कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिकॉग्निशन दिया। मतलब अगर आप किसी को कंट्रोल बनाए करने के लिए कोई एक्ट बना रहे तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि कोई वहां पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई रूल कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात थी कि उनको उनकी गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिल गया। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट हुई कि जो सेंट्रल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फाउंडेशन यहाँ से रखा गया है। जैसे कि आज हम जो इंडिया में देखते हैं, जो हायरार्की है, जो डिवीजन ऑफ वर्क है या जो अदर सारी सेंट्रलाइज्ड चीजें हैं, उसका जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे रखा गया। अब हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये हमको समझने के लिए देखने पड़ेंगे कि इस एक्ट में प्रोविजंस क्या क्या थे। तो पहला प्रोविजंस जो कि सेंट्रल इंडिया का फाउंडेशन रखता है वो ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो कि बने पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसके नाम में जब गवर्नर से गवर्नर जनरल लगा तो इसका मतलब ये था कि बॉम्बे और मद्रास जो दो अदर प्रोविंसेस थे उनको इसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको इनका सुपेरियर बना दिया गया।
अब जब इसको सुपीरियर बना दिया गया तो इसके साथ 4 और लोगों की कमेटी बनाई गई जिसको कि काउंसिल बोला गया, जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, लेजिस्लेशन बनाने में और भी जो सारे काम है उन सब में। अब इसकी इनको ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल थे, ये तीनों अपने-अपने तरीके से ऑपरेट करते थे और इससे ये हो रहा था कि इनके ऊपर कंट्रोल रखना डिफ़िकल्ट था क्योंकि अलग-अलग प्रोविंसेस अलग-अलग अपने-अपने काम कर रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको एक साथ एक धागे में बांध दे ताकि एक साथ इनको कंट्रोल किया जा सके। इसलिए ये प्रोविज़न लाया गया और काउंसिल बना कर के उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो शुरू हुआ। उसके बाद में अगली चीज़ कंट्रोल के हिसाब से ये थी कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे या जो लोग कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनको बोला गया कि अब आप आपके प्राइवेट अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के ही लिए काम करोगे। कंपनी के अलावा आप किसी और बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जो कि आज भी प्रोविज़न है इंडिया के अंदर। अगर आप सिविल सर्वेंट या कोई भी ऑफ़िसर अगर वो उसके ऑफ़िस में, यानी कि जब तक वो सिविल सर्विस में है तब तक वो दूसरा अपना कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। एटलीस्ट ओपनली नहीं, अगर वो पता चलता है तो उसपे रेड वेड होती है, यू नो द प्रोविज़न्स। उसके बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उनको ये बोला गया कि अब आप जो भी करेंगे, आप ब्रिटेन को रिपोर्ट करेंगे, आप हमको बताएँगे कि आप क्या कर रहे हैं। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ जुडिशरी से रिलेटेड इस एक्ट में हुई। ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट बना पहली बार 1774 में, जो कि सारे इंडिया सेंट्रल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसकी जो रचना थी, जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि एक चीफ जस्टिस रहेंगे और उनके साथ में 3 अदर जजेस थे और इसका जो ज्यूरिसडिक्शंस था बिल्कुल वाइड था। सुप्रीम कोर्ट का जैसे होता है कि वो सारे जो प्रोविजनल कोर्ट्स है और जो गवर्नर है और जो कंपनी के सर्वेंट्स है, सब पर सुप्रीम कोर्ट वुड चार्ज देम और वहाँ पे उनकी सुनवाई होती थी। तो ये इस एक्ट में था। 3 चीज़ों की वजह से वो इम्पोर्टेंट है जो हमने देखा, उसके प्रोविजंस और सबसे जुडिशरी की जो शुरुआत हुई और सुप्रीम कोर्ट की इसी एक्ट से शुरुआत हुई। नेक्स्ट हमारा एक्ट आया 1781 में, जिसको हम अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं। और देखो इसके नाम में ही अमेंडिंग है। अमेंडिंग का मतलब होता है कि सुधार करना। तो इससे पहले वाला जो एक्ट था उसमें कुछ सुधार किए गए। अब ये जो सुधार थे, ये इंडिया के लिए नेगेटिव साइड थे और ब्रिटेन के लिए ये पॉजिटिव साइड थे, क्योंकि उन्होंने जो मेजरली सुधार किए वो सिर्फ जुडिशरी में ही किए। जो सुप्रीम कोर्ट को वाइड जुरिस्डिक्शन दिया गया था उसको इन्होंने कट किया। इन्होंने क्या किया कि ज्यूरिसडिक्शन को लिमिट किया। गवर्नर जनरल के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, कंपनी के किसी भी सर्वेंट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते और जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स है उसको लेकर के भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन वाइड था, अब उसको लिमिट कर लिया गया, उसको कम कर दिया गया। तो ये एक जुडिशरी को इन्होंने क्या बोलते हैं, उसको कम करने वाली चीज की। इसमें इन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉज अलाउज कर दिए गए थे कि जो हिंदूज है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट होंगे और जो मुस्लिम्स है वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट होंगे। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, आप वहाँ पे आपको अपील करना अलाउड था। यानी कि अगर आपको जूनियर में या बॉम्बे, मद्रास इन प्रेसिडेंसी से रिलेटेड कोई भी अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये भी पावर दिए गए कि वो जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जुडिशरी का, इसको रेगुलेट कर सकते हैं और इनको इनके लिए लेजिस्लेशन बना सकते हैं। जैसे आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेड है हमारे कोर्ट सिस्टम का, जुडिशरी का। तो वो डिसाइड करता है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, जुडिशियल प्रोविजंस कैसी होंगी और जुडिशरी के लिए लेजिस्लेशन बनाना। लेकिन इस एक्ट में ये बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो ये सारे काम करेगा। तो एक तरह से जो जुडिशरी थी या जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पर काट दिए गए थे इस अमेंडिंग एक्ट में। इसीलिए मैंने बोला ना कि जो ये अमेंडमेंट्स हुई थी ये इंडिया के लिए नेगेटिव साइड थी और कंपनी के लिए पॉजिटिव साइड थी। इसके बाद में नेक्स्ट एक्ट हमारा है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस एक्ट, ये भी एक्ट उसी तरह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार जो भी कंपनी ने इंडिया के अंदर कब्जा किए हुए प्लेसेस थे जहाँ पर भी वो जीते थे, उसको अभी तक कंपनी की टेरिटरीज बोला जाता था, लेकिन अब उनको ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया इस एक्ट में पहली बार। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के ऊपर। यानी कि कंपनी से बोला गया कि भैया ठीक है, तुम रूल कर रहे हो, यू डू इट, तुम एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, यू डू इट। लेकिन सुप्रीम कौन रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको कुछ करने को बोले सो यू हैव टू डू इट, एंड दैट इज व्हाई दैट इज द मीन ऑफ सुप्रीम कंट्रोल। तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस थी
कि इन्होंने बोला कि कंपनी के दो काम रिकॉग्नाइज किए कि आपके कुछ पॉलिटिकल काम है और आपके कुछ कमर्शियल काम है। आप दोनों को मिला करके एक साथ ऐसे नहीं चला सकते, आपको अपने कमर्शियल काम अलग चलाने पड़ेंगे, जिसके लिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। और जो पॉलिटिकल काम है इसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, पॉलिटिक्स संभालना, ये सारी चीजें। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वही ये जो ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया है उसको सुपरवाइज करेंगे, यानी कि जो कंपनी की टेरिटरीज है वो यहाँ पे काम करेंगी। एक तरह से ब्रिटेन के गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी इंडिया के अंदर जो कि कंपनी को सुपरवाइज करेंगी। तो ये एक एक्ट में इतनी ही चीजें थी। नेक्स्ट एक्ट आया हमारा 1786 का। अब ये जो एक्ट आया था ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की वजह से कुछ बड़ा बहुत नहीं हुआ था। एक आदमी था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करना था। तो उसने भैया दो शर्तें रखी उनके सामने, उनकी गवर्नमेंट के सामने कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पावर्स चाहिए। पहला पावर तो था कि काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए, अगर काउंसिल कोई डिसीजन ले और अगर मेरा डिसीजन उससे अलग हो तो काउंसिल को मेरी बात माननी पड़ेगी, यानी कि एक तरह से वेटो पावर की उसने मांग की। सेकंड चीज उसने मांगी आर्मी की, भैया मैं ही रहूंगा कमांडर इन चीफ, सारी आर्मी मेरे अंडर ही रहेंगी। तो ये जो एक्ट लाया गया इसमें उसकी दोनों बातों को मान लिया गया कि उसको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया और जो उसको काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर भी दी गई। इसके बाद में आया चार्टर एक्ट की सीरीज जो 1793 में शुरू हुई। 20-20 साल के बाद एक एक चार्टर एक्ट आता था। तो ये पहला चार्टर एक्ट था और इसमें पहली ही प्रोविजन ये कर दी गई कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बनेगा उसको जो कॉर्नवालिस वाला फंडा था वो आगे अलाउ कर दिया गया कि वो अब काउंसिल की जो पावर है उसको ओवरराइड कर सकते हैं, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। सेकेंड चीज इसमें ये हुई कि जो गवर्नर जनरल है उनको सबऑर्डिनेट पे और ज्यादा पावरफुल कर दिया गया, यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो गवर्नर्स थे उनकी पावर को कट कर दिया गया। कंपनी की जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें एक बात स्पेसिफाई कर दी गई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसे कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों बना के भेजा था। तो ये बोला गया कि इसका मतलब ये नहीं कि जो भी गवर्नर जनरल बनेगा वो कमांडर इन चीफ बनेगा। तो इन्होंने ये बोला कि गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ तभी बन सकता है जब उसको वैसे बोल के अपॉइंट किया गया। अगर उसको गवर्नर जनरल बोल के अपॉइंट किया है तो कमांडर इन चीफ नहीं बनेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग था ये वाला। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो ब्रिटिश की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यहाँ पे इंडिया में जो कि कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स चला रही है, उनको अब सैलरी कहाँ से जाएंगी? उनको सैलरी जाएगी इंडिया के पैसों से, इंडियन रेवेन्यू से। तो ये कुछ चीजें थी इस एक्ट में। इसके बाद 20 साल के बाद आया सेकंड चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया। अब इसने क्या किया कि जो मोनोपोली देखा ना हमने कि 20 साल के लिए कंपनी की बढ़ा दी गई थी, 1813 में उन्होंने इसको खत्म कर दिया। सिर्फ चाय पे और चाइना के साथ, यानी कि ट्रेड विद टी एंड ट्रेड विद चाइना, इन दोनों चीजों पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने कि इंडिया में आके कब्जा किया था उसकी मोनोपोली थी। बाकी इंडिया का जो मार्केट है वो सारी ब्रिटिश कंपनीज के लिए खोल दिया गया। सेकेंड चीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोवरेनिटी दी गई इंडियन टेरिटरीज के अंदर। सोवरेनिटी का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिसीजंस लेने की पावर। तो ये जो पावर पहले कंपनी के पास थी अब वो सीधे सीधे ब्रिटिश के पास चले गए, कि धीरे धीरे एक्ट बाय एक्ट हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो पावर है वो कम हो रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पावर है वो बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अब तो सोवरेनिटी ले ली। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनको अलाउ किया गया इंडिया में आकर के उनके रिलीजन को फैलाना, इंडिया के लोगों को कन्वर्ट करना। तो एक रिलीजियस टाइप से या इंडियन सोसाइटी के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर चेंज करने वाला ये बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट था। इस एक्ट के जरिए 1813 के एक्ट के जरिए मिशनरीज को अलाउड किया गया। चौथी चीज इंडियंस के लिए एक अच्छी ये हुई कि वेस्टर्न एजुकेशन आया। अब जो वेस्टर्न एजुकेशन इन लोगों ने क्यों लाया, इसके दो पहलू हुए। एक तो कि इनको इंडिया का डेवलपमेंट करना था। सेकेंड चीज ये थी कि इनका जो साम्राज्य बढ़ रहा था उसके लिए क्लरिकल कामों के लिए लोगों की जरूरत थी जो कि एजुकेटेड हो, और इंडिया में ऐसा क्लास नहीं था। तो इसलिए अपनी क्लरिकल फौज बनाने के लिए, क्लरिकल लोग बनाने के लिए इन्होंने एजुकेशन शुरू किया। तो ये दोनों चीजें इसमें हो सकती है। अगली चीज जो बैड एक इस एक्ट में हुई कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो ऑलरेडी टैक्स लगा चुके थे और वो ऑलरेडी टैक्सेस इंडियन लोगों से
ले रहे थे। अब जो लोकल गवर्नमेंट्स थे वो भी अपना टैक्स लगा सकते थे, वो अपना टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, और अगर कोई उनको टैक्स देने से मना करे तो ये लोग उसको पनिश भी कर सकते थे। तो इतनी ज़्यादा पावर लोकल गवर्नमेंट्स जो कि ऑलरेडी इंडिया के लोगों को लूट रहे थे, उनको और ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया। तो जो इंडिया के लोग थे उन पे अब डबल टैक्सेस लगने लगे कि एक तो अंग्रेजों का टैक्स और दूसरा लोकल गवर्नमेंट का भी टैक्स। तो ये इस एक्ट में ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन चीज़ जो है कि क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड हुए, वेस्टर्न एजुकेशन आया और टैक्सेस वाली बात। नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट आया 1833 का, जो कि फाइनल स्टेप थी सेंट्रलाइजेशन के लिए। अब ऐसा क्यों था? तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, यानी कि पहली बार जो इंडिया था, यानी कि जो प्रोविंसेस थी कंपनी की, या यूँ कहिए कि ब्रिटिश पोजेशंस थे, उनको अब एक साथ मिला करके इंडिया बोले जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लेजिस्लेशन की पावर सिर्फ इसी के पास रह गई। जो बॉम्बे और मद्रास के पास थोड़ी बहुत पावर बची थी वो भी उनसे निकाल ली गई और सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई। अब कंपनी प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई इन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने और पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है अब तुम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, और वो भी तब तक जब तक कि ब्रिटिश के क्वीन का तुम पे ट्रस्ट है या कि पार्लियामेंट का तुम पे ट्रस्ट है। जिस दिन का पार्लियामेंट या क्वीन तुमको आके बोलेगी कि भैया छोड़ दो, तो तुमको उस दिन छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये हुई कि कंपनी की जो मोनोपोली थी और जो सिंगल हैंडेडली रूल चल रहा था वो अब बंद हो गया। इस पे अब पूरी तरह से कंट्रोल आ गया। और इसमें एक अटेम्प्ट किया गया, यानी कि जो हमारे यूपीएससी है, जो सिविल सर्विसेज है, उसको ओपन कंपटीशन टू ऑल करने के लिए पहली बार इस एक्ट में बोला गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसका विरोध किया और इसकी वजह से ये प्रोविजन सिर्फ प्रोविजन ही बन के रह गया, ये कभी भी रियलिटी में नहीं आ सका। इसके बाद में हमारा लास्ट चार्टर एक्ट आता है 1853 का। अब ये एक मेजर पॉइंट है जो कि आज का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो इंडियन पॉलिटी है, इसको शेप करने में इस चार्टर एक्ट की बहुत ज़्यादा जो है तो इम्पोर्टेंस है। इसमें इसमें पहली ही प्रोविजन देखिए क्या है, सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो मंत्रिमंडल है और जो कायदे मंडल है इनको अलग कर दिया गया कि भैया कायदे बनाने वाले लोग अब अलग हो, उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग अब अलग हो, जैसे कि आज भी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको हमने इंक्लूड किया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अलग से 6 मेंबर की बॉडी बनाई गई, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया या फिर इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसको बोला गया। और इसमें ही इंडियन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये जो 6 लोग थे इसमें से 4 लोग इंडियन होने वाले थे, जो कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, इन सारे प्रोविंसेस के जो किंग्स थे वो इसको अपॉइंट कर सकते थे। यानी कि एक तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन अब लेजिस्लेशन में और ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर आने लगा। और जो पिछले चार्टर एक्ट में जो प्रोविजन की बात की गई थी, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, वो इस एक्ट में लागू कर दिया गया और कंपनी का जो रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये थे चार्टर एक्ट्स, और जो कंपनी का रूल था उसमें इतने ही यहाँ तक ये रूल्स बने थे। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप यहाँ पे आ गए तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड विल डिस्कस रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।